कहानी के शुरू में हमें एक पार्क दिखाया जाता है जो सालों पहले बंद किया गया था। फिर एक अंधेरा कमरा जहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड था जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो अक्सर रात में उस पार्क की देखभाल किया करता था। उधर उसे कैमरा की रिकॉर्डिंग में कुछ अजीब चीजें महसूस हो रही थी, इसीलिए वो डर की वजह से कमरे की वेंट से बाहर जाने लगता है। उसके पीछे से चीजें खुद ब खुद गिर रही थी, जिससे वो सिक्योरिटी गार्ड और भी डर गया था। वो अब वेंट के जरिए कमरे से बाहर तो आ जाता है, मगर एक अजीब सा साया अभी भी उसके पीछे था। किसी अजीब सी ताकत ने उस सिक्योरिटी गार्ड को बांध दिया था और उसके सामने एक ड्राउनी सी दिखने वाली मशीन थी। वो सिक्योरिटी गार्ड भागने की कोशिश भी करता है, मगर नहीं भाग पाता। उस मशीन ने उसे मार दिया था। अब हम माइक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी छोटी बहन के साथ रहता है। उसके मॉम डैड नहीं थे। माइक अपनी छोटी बहन एबी का बहुत ख्याल रखता। इन कामों में उसे थोड़ी मुश्किल होती थी क्योंकि एबी आम बच्चों की तरह नहीं थी। वो माइक की बात को नहीं मानती थी। आज भी माइक एबी से कहता है, प्लीज स्कूल के लिए जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे अपने काम पर जाना है, मगर एबी उसकी कोई बात नहीं मानती। खैर माइक अपने काम पर आ गया था। वो दरअसल एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था। जहाँ पर बैठा वो अपने कलीग को एक किताब दिखाता है। कहता है, मैं इसे अक्सर पढ़ता हूँ। ये किताब हमें हमारे सपनों से जोड़ती है। हम अपने सपनों में जाकर चीजों का पता चला सकते हैं। अब जब वो बैठा ये बातें कर रहा था, तभी उसके साथ एक अजीब सा हादसा होता है। वो देखता है कि एक आदमी एक बच्चे को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जा रहा था। माइक जल्दी से ये देखकर उस आदमी के पास जाता है। माइक को ये लग रहा था कि वो आदमी शायद किडनैपर है। वो बच्चे को अगवा करके अपने साथ ले जाना चाहता है, इसलिए माइक उस आदमी को बहुत मारता है। मगर बाद में माइक को पता चलता है कि वो आदमी जिसे वो किडनैपर समझ रहा था, वो तो असल में उस बच्चे के डैड थे और इसी वजह से माइक को नौकरी से निकाल दिया गया था। अब माइक को एक काउंसलर के पास दिखाया जाता है जो माइक को बता रहा था कि तुम्हारे बर्ताव की वजह से तुम्हें बहुत सी जॉब से निकाला जा चुका है। चलो मैं तुम्हें एक जॉब नौकरी के बारे में बताता हूँ जो एक अम्यूजमेंट पार्क में है। वहाँ पर तुम्हें रात में सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है। वो पार्क तो कई सालों से बंद है, वहाँ पर इसीलिए कोई आता जाता भी नहीं है। बस वहाँ का मालिक उसे महफूज रखना चाहता है, इसीलिए बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर कोई आए ना और उसे साफ रखना है। ये सब सुनकर माइक नौकरी से मना कर देता है क्योंकि उसके घर में छोटी बहन एबी थी जिसे वो रात में अकेला नहीं छोड़ सकता था। मगर जाते हुए फिर भी वो काउंसलर उसे अपना कार्ड दे देता है। उसी रात जब माइक घर आता है तो उसके घर पर एक बेबी सीटर थी, यानी कि वो लड़की माइक जब घर से बाहर होता तो वो एबी का ख्याल रखा करती थी। वो बताती है कि एबी ने अभी तक खाना नहीं खाया। माइक एबी के पास जाता है जो अभी भी ड्राइंग बनाने में मसरूफ थी और खाना खाने से मना कर देती है। अगले दिन माइक एबी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है जहाँ पर उसकी आंटी भी थी। वो ये दावा करती है कि माइक अपनी बहन एबी का सही से ख्याल नहीं रख सकता और हर वक्त नींद में रहता है। एबी भी हर वक्त ड्राइंग में मसरूफ होती है। मुझे डर है कि एबी को कोई दिमागी मसला न हो जाए, इसीलिए मैं एबी को अपने पास रखना चाहती हूँ। मगर डॉक्टर उन्हें समझाती है और कहती है, देखें एबी बिल्कुल ठीक है और शायद वो अपने भाई के साथ ही रहना चाहती है। ये बात सुनकर माइक की आंटी को गुस्सा आ गया था। वो माइक को कोर्ट के पेपर देकर कहती है कि अगर तुमने खुद मेरे पास एबी को ना भेजा तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी। अब माइक डॉक्टर को बताता है कि मेरी आंटी को एबी की कोई फिक्र नहीं है, वो बस पैसों के लिए ये सब कर रही है। मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, पर फिर मैं ये सोचता हूँ मुझे एबी को आंटी के पास भेज देना चाहिए। तभी डॉक्टर कहती है, नहीं, तुम्हारे से अच्छा तुम्हारी बहन का कोई ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए बस अपनी अच्छी सी नौकरी तलाश करो। अब रात को माइक जब सो रहा था तो वो अपने सामने एक तस्वीर को देखता है जो कि जंगल की थी। वो उसे देखते देखते सो गया था और अपने सपने में खुद को उन्हीं जंगलों में पाता है। जब वो छोटा था तो अपने मॉम डैड और छोटे भाई के साथ छुट्टियां मनाने गया था। सभी बहुत खुश थे, मगर तभी उधर अचानक से एक अनजान आदमी आया जो अपनी गाड़ी में माइक के छोटे भाई को अगवा कर ले गया। इसी के साथ माइक भी नींद से जाग जाता है। अब वो काउंसलर को कॉल करता है क्योंकि उसके पास नाइट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने नौकरी के लिए हाँ बोल दिया था। काउंसलर भी बहुत खुश होता है और अब वो उसे सारी जानकारी देता है उसी पार्क के बारे में जिसका नाम फ्रेडी फिशबियर्स था। वो बताता है कि कुछ सालों पहले ये पार्क बच्चों में बहुत मशहूर था, बहुत पसंद किया जाता था, मगर एक हादसे की वजह से इसे बंद कर दिया गया। पार्क में कैमरास भी लगाए हुए हैं, बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि पार्क में कोई दाखिल ना हो। अब खैर माइक पार्क में आ जाता है और वहाँ पर चीजों को देखने लगता है, जिसमें उसे एक पुरानी वीडियो टेप मिलती है जिसे जब वो चलाकर देखता है तो उसमें पार्क के बारे में बताया गया था कि वो पार्क अपने वक्त में बहुत अच्छा बनाया गया। बहुत सी गेम्स, एनिमल रोबोट्स मतलब जानवरों की शक्लों वाले रोबोट्स जो इंसानों से बात भी कर सकते थे, उन्हें खास टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल किया जाता था। अब उस वीडियो में आगे जब कुछ बताया जाने वाला था तो वीडियो टेप बंद हो जाती है। ये देख कर माइक डर गया था। अब रात के 3 बज चुके थे, इसलिए माइक उधर ही बैठा टेबल पर सर रखकर सो जाता है और दोबारा से अपने सपने में गुम हो गया था, जहाँ पर इस बार वो अपने भाई को अगवा होते हुए देखता है तो उसे अपने पीछे 5 बच्चे नजर आते हैं। माइक उन बच्चों से पूछता है, क्या तुमने उस आदमी को देखा जो मेरे भाई को अगवा करके ले जा रहा था? मगर बच्चे कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से जाने लगते हैं। माइक भी भागता हुआ उनका पीछा कर रहा था। इसी उसमें माइक सपने से जाग जाता है। उसकी आँख खुल गई थी, सुबह भी हो जाती है। माइक रात की ड्यूटी पूरी करके अपने घर आ गया था, जहाँ पर वो एबी की बेबी सीटर से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करना, मैं जल्दी तुम्हें पैसे दे दूंगा। बेबी सीटर कहती है, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी एबी का ख्याल रखकर अच्छा लगता है। इतना कहकर वो चली जाती है।
बेबी सीटर अब एक होटल में माइक की आंटी से मिलने आती है। उसके साथ उसका भाई भी था। दरअसल इस बेबी सीटर को माइक की आंटी ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा हुआ था ताकि उन्हें माइक की कमजोरी का पता चले और उसे कोर्ट में साबित करके एबी की कस्टडी को ले लिया जाए। मगर बेबी सीटर उन्हें बताती है कि माइक एक बहुत अच्छा इंसान है और वो अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि माइक को कोई नींद की बीमारी है, वो दवा को लेकर बहुत सोता है। यहाँ पर बेबी सीटर का भाई कहता है अभी कुछ दिन पहले माइक ने एक पार्क में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की है, अगर हम उधर जाकर तोड़फोड़ करें तो वहाँ का मालिक उसे नौकरी से निकाल देगा और फिर कोर्ट में भी ये साबित हो जाएगा कि माइक किसी काम का नहीं, इसलिए एबी की कस्टडी आपको मिल जाएगी। ये प्लान आंटी को बहुत अच्छा लगता है और फिर इसके बदले में वो उन्हें बहुत से पैसे देने का वादा भी करती है। दूसरी तरफ रात को माइक दोबारा से पार्क में जाता है और फिर से निगरानी करते करते सो गया था और अपने सपने में पहुंच जाता है। वो फिर से 5 बच्चों को देखता है और पूछता है कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा था, मगर बच्चे इस बार कोई जवाब नहीं देते और गायब होकर माइक को जख्मी करने लगते हैं। एक बच्चा माइक के सामने आता है जिसकी आंखें काली पड़ गई थी। ये देखकर माइक डर गया था और उसकी आँख खुल जाती है। तभी वो असल दुनिया में देखता है कि बाहर से किसी ने सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया है। वो जब जाकर देखता है तो उधर एक पुलिस ऑफिसर थी जो अपना नाम वेनिसा बताती है। वो अक्सर रात में इस पार्क का जायजा लेने आया करती थी। वो माइक की चोट देखकर पूछती है क्या तुम ड्यूटी के दौरान सो तो नहीं रहे थे, मगर ये क्या, चोट तो माइक को सपने में लगी थी, तो हकीकत में वो कैसे जख्मी था और क्या वेनिसा इस बारे में सब कुछ जानती थी जो हमें आगे आगे कहानी में पता चलेगा। खैर वेनिसा अंदर आ जाती है और माइक से बातें करने लगती है। वो बताती है कि क्या तुम जानते हो इस पार्क में कोई सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, सुना है यहाँ पर अजीब अजीब हादसे होते हैं। कई साल पहले यहाँ पर कुछ बच्चों को अगवा करके लाया गया, मगर छानबीन करने पर कुछ नहीं मिला, इसीलिए पार्क को बंद कर दिया गया। वेनिसा पार्क में माइक को एक बटन जलाकर दिखाती है जिधर कुछ एनिमल रोबोट्स जिसमें बियर, भालू, बनी, चिकन सभी म्यूजिक बजा रहे थे। माइक सब देखकर बहुत हैरान होता है। इतनी देर में सुबह भी हो गई थी। वेनिसा जाते हुए माइक से कहती है पार्क के मामलात को गहराई से जानने की कोशिश मत करना, सिर्फ अपने काम से काम रखना, अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। माइक भी अपने घर आ गया था। पीछे पार्क में बेबी सीटर का भाई कुछ गुंडों को लेकर वहाँ जाकर तोड़फोड़ कर रहा था, तो तभी वो एनिमल रोबोट जो पार्क में थे खुद ब खुद जिंदा हो जाते हैं और सबको बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। बियर वहाँ पर बेबी सीटर के भाई को कच्चा चबा जाता है। थाना थोड़ा अजीब, जब बेबी सीटर अपने भाई को ढूंढने जाती है तो उसे भी किसी ने मार दिया था। ऐसा क्यों हो रहा था? अब वेनिसा माइक के घर आती है और बताती है कि कुछ लोगों ने पार्क में घुसकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की और वहाँ से हमें ये तुम्हारी नींद की दवा मिली है, तुम खुद ही सब कुछ बताओगी या मैं पुलिस में जाकर तुम्हारी रिपोर्ट कर दूं? माइक अब वेनिसा को अपने बारे में बताता है कि एक दफा मैं और मेरे मॉम डैड, मेरा छोटा भाई छुट्टियां गुजारने जंगल में गए थे जहाँ पर मेरा भाई अगवा हो गया। उस वक्त मैं बहुत छोटा था और इसी दुख में मेरे मॉम डैड की भी मौत हो गई। मैं और एबी अब अकेले रहते हैं, पर मुझे लगता है मैंने उस किडनैपर को देखा था, पर भाई के खो जाने के दुख ने मुझे उस किडनैपर की शक्ल भुलवा दी। मैं इसीलिए नींद की दवा लेता हूँ ताकि उस हादसे को याद करके मैं सो जाऊँ और सपने में उस किडनैपर का चेहरा देख सकूं। ये सुनने के बाद वेनिसा उसे जाने देती है, मगर उसने उसकी नींद की दवा को फेंक दिया था, इसीलिए ताकि वो पार्क में तो दवाई खाकर बिल्कुल भी ना सो सके। वेनिसा कुछ तो जानती थी जो अब तक कुछ भी नहीं बता रही थी। अगली रात जब माइक अपनी ड्यूटी पर जाने लगता है तो बार बार बेबी सीटर को कॉल करता है ताकि वो एबी के पास आ जाए, मगर माइक इस बात को तो जानता ही नहीं था कि बेबी सीटर की तो मौत हो चुकी थी। फिर अब वो एबी को अपने साथ ले आता है। पार्क में पहुंचकर सबसे पहले वो साफ सफाई करता है और फिर एबी को एक टेंट बनाकर उधर ही अपने ऑफिस में सुला देता है, ये कहकर कि उसे यहाँ से बाहर नहीं जाना, और खुद भी सो जाता है। तभी एबी को किसी बच्चे की आवाज आती है। वो माइक को उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो तो दवा खाकर गहरी नींद में था। एबी अब बाहर जाती है और देखती है उसके सामने एनिमल रोबोट्स हैं जो उससे बात भी कर रहे थे। उधर माइक नींद में अपने सपने में गुम था, जहाँ पर वो फिर से एक बच्चा देखता है। वो उससे पूछता है कि तुम उन्हीं बच्चों में से हो ना जो इस पार्क में गायब हुए थे और तुमने भी किडनैपर को देखा है? वो बच्चा कहता है अगर मैं तुम्हें किडनैपर के बारे में बता दूं तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? इतने में उसे चीख सुनाई देती है। असल में माइक की आँख खुल गई थी, ये एबी की थी, मगर सपने में से उठने से पहले माइक ने देखा कि वो बच्चा एक रैबिट खरगोश की तस्वीर बनाकर चला गया। जागने के बाद माइक देखता है कि एबी अपने बिस्तर पर नहीं है। वो जब भागकर बाहर जाता है तो देखता है कि एबी को एनिमल रोबोट्स ने घेरा हुआ है और जो उसने चीख सुनी थी वो भी एबी की थी। उसे लगता है कि रोबोट्स एबी को मार रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें मारने के लिए एक कुर्सी उठाता है। तभी वो ये देखकर हैरान हो गया था कि वो रोबोट्स एबी से बात कर रही थी और उसकी हर बात का जवाब भी दे रही थी। पहले तो माइक समझता है कि शायद इन्हें कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है, मगर ऐसा नहीं था, ये सब कुछ सच में हो रहा था। इतने में सुबह भी हो जाती है। माइक एबी को लेकर घर आ गया था और लाकर उसे सुला देता है। तभी उसकी नजर एबी की बनाई हुई ड्राइंग पर जाती है। वो ये देखकर हैरान हो गया था कि एबी ने उसी तरह की ड्राइंग बनाई थी जब उसका छोटा भाई अगवा हुआ था, मगर एबी तो उस वक्त थी ही नहीं, तो वो ये सब कुछ कैसे जानती थी? इसीलिए माइक एबी के उठने के बाद उससे इन सब बातों के बारे में पूछता है। वो बताती है ये नजारा मुझे मेरे रोबोट्स दोस्तों ने दिखाया, जिस बच्चे से कल रात आप अपने सपने में मिले थे, मैं भी उसी से मिली थी। सपना तो माइक का था, तो एबी इन सब बातों के बारे में कैसे जानती थी? वो एबी से पूछता है क्या उन्होंने तुम्हें किसी किडनैपर के बारे में बताया? एबी कहती है उन्होंने मुझे ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बस एक येलो रैबिट खरगोश की बात कर रहे थे। अब रात को वेनिसा उसी पार्क में दिखाई जाती है। वो एक दीवार को बहुत ही गौर से देख रही थी जिस पर एक ड्राइंग बनी हुई थी, एक येलो रैबिट और उसके साथ 5 बच्चे थे। इतने में माइक भी एबी
एबी को लेकर वहाँ पर आ जाता है। एबी फौरन से अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई थी। वेनिसा उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो बिल्कुल भी हैरान नहीं थी, शायद इन सब बातों के बारे में वो पहले से जानती थी। वो माइक को बताती है कि कहा जाता है जो बच्चे गायब हुए थे उनकी आत्माएं इन रोबोट्स को चलाती हैं। अब आखिरकार तंग आकर माइक वेनिसा से पूछता है कि यहाँ पर सब क्या चल रहा है, जिस पर वेनिसा कहती है कि माइक तुम्हें कभी भी एबी को यहाँ पर लाना नहीं चाहिए था। माइक कहता है इस पार्क में कुछ तो अजीब है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर आकर कि जैसे मैं अपने भाई के किडनैपर के बहुत करीब हूँ। ये सुनकर वेनिसा कहती है तुम्हारी बेहतरी इसी में है, सबसे दूर रहो। तभी माइक की नजर कोने में पड़ी एक मशीन पर पड़ती है जो किसी यूनिफॉर्म की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मशीन को कोई पहन भी सकता है। माइक जब इन सब बातों के बारे में वेनिसा से पूछता है मगर वो फिर से उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। वो बस इतना बताती है कि इस मशीन से दूर रहो, ये नुकसान पहुंचा सकती है। ये दिखाने के लिए जब उसके पास वो एक लकड़ी को फेंकती है तो वो मशीन फौरन से उसके टुकड़े कर देती है। अब ये दोनों बाहर आ गए थे। बाहर आकर देखते हैं कि एबी अब भी उन रोबोट्स के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते उसका हाथ बनी के गिटार पर लग जाता है जिससे बिजली का झटका लगा था और वो बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो माइक उसे अपने साथ घर ले जाने लगता है। वेनिसा जाते हुए माइक से कहती है कि प्लीज अब एबी को कभी भी यहाँ पर मत लाना, वरना इससे भी कुछ बुरा हो सकता है। माइक भी इन सब बातों से डर गया था, इसलिए अगले दिन वो आंटी को कॉल करके घर पर एबी का ख्याल रखने के लिए बुलाता है और खुद फिर से नाइट ड्यूटी के लिए पार्क में आ गया था और दवा खाकर दोबारा से अपने सपने में जाने के लिए सो जाता है। इस बार उसका सपना बदल चुका था। वो अपने सामने अपने मॉम डैड और अपने भाई को देखता है जो बिल्कुल ठीक थे और उससे बात कर रहे थे। तभी वो देखता है उसके पीछे 5 बच्चे थे, वही बच्चे जो इसे पहले सपने में दिखाई दिए थे। वो बच्चा कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो, तुम अपने गुजरे हुए कल को वापस लाना चाहते हो ना, तुम अपने मॉम डैड अपने भाई को जिंदा करना चाहते हो। ऐसा हो सकता है, बस बदले में हमें एबी दे दो। उसके मॉम डैड भी इस बार यही कह रहे थे मगर एकदम से माइक बोलता है नहीं, ये सब एक विजन ख्याल है मेरा, मेरे मॉम डैड मेरा भाई मर गया है, उन्हें कोई भी वापस नहीं ला सकता। जब वो उन्हें एबी को देने से इनकार करता है तो चीजें अब बदलने लगी थी। सब कुछ उसके इर्द गिर्द का गायब हो जाता है। बच्चे उस पर हमला करते हैं, उसे चोट पहुंचा रहे थे। एकदम से माइक अपने सपने से जाग जाता है। वो असल दुनिया में देखता है किसी ने बांध कर उसे बिठाया हुआ है। ये जगह एक स्टोर रूम थी, वही कमरा जो हमने कहानी के शुरू में देखा। वो देखता है वहाँ पर बेबी सिटर और बहुत से लोगों की लाशें पड़ी हैं। वो खतरनाक मशीन अब माइक को भी मारने वाली थी मगर वो अपने आप को किसी तरह छुड़वा कर वहाँ से भाग जाता है। उधर एबी घर में जो अपनी आंटी के साथ थी, माइक के सपने वाला बच्चा उसके पास आता है जिसने आंटी पर हमला करके पहले उन्हें बेहोश कर दिया था और आकर एबी से कहता है हमारे साथ चलो, तुम्हारी आंटी सो रही है। एबी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। उधर माइक वेनिसा के पास था जो उसे बताती है कि वो उसे पार्क के बाहर जख्मी हालत में मिला था। माइक अब वेनिसा से पूछता है कि प्लीज मुझे बताओ कि आखिर सब क्या चल रहा है। कौन आखिर ये आत्माएं हैं जो अपने साथ एबी को ले जाना चाहती हैं। यहाँ पर वेनिसा अब सारा सच बताती है। वो कहती है कि ये पार्क दरअसल मेरे डैड का है। येलो रैबिट कोई और नहीं बल्कि वेनिसा के डैड थे जो रैबिट वाला ड्रेस पहनकर बच्चों के साथ खेला करते थे। वो कहती है मेरे डैड बहुत बुरे इंसान थे, उन्होंने बच्चों को यहाँ पार्क में कैद कर दिया और उन्हें मारकर उनकी आत्माओं को इन रिपोर्ट्स में कैद कर दिया। अब उन बच्चों की आत्माएं भी बुरी आत्माएं बन गई हैं। वो एबी को भी अपनी जैसा बनाना चाहती हैं। पहले से मैं सारा सच जानती थी मगर मैंने इस बात के बारे में कभी भी नहीं बताया। वो अब माइक को कुछ हथियार भी देती है जिनकी मदद से वो उन एनिमल रोबोट्स का मुकाबला कर सकता था जिनमें बच्चों की आत्माएं थी। माइक जब वेनिसा को अपने साथ चलने का कहता है तो वो मना कर देती है और कहती है नहीं, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर अपने डैड की अजीब सी ताकत के कंट्रोल में आ जाती हूँ। उधर एबी जो कि पार्क में पहुँच गई थी, वहाँ पर एनिमल रोबोट अपना शो कर रहे थे। इसमें से एक रोबोट एबी को अपने साथ ले जाता है। माइक भी वेंट के रास्ते से अंदर आ गया था। वो कुछ रोबोट्स को बिजली के झटके देकर नीचे गिरा देता है। उधर वो रोबोट जो एबी को अपने साथ लेकर गया था वो उस खतरनाक मशीन में एबी को डालने ही वाला था। तभी उधर माइक आ जाता है जिसने सही वक्त पर एबी को आकर बचा लिया था और उससे माफी मांगता है कि आइंदा वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी हम येलो रैबिट को देखते हैं जो साइज में बहुत बड़ा था। असल में ये आदमी वेनिसा का डैड था जो अब तक जिंदा था और बच्चों की आत्माओं को कंट्रोल करता था और ये कोई और नहीं बल्कि वही काउंसलर था जिसने माइक को यहाँ पर नौकरी दी थी। वो काउंसलर जिसने रैबिट का मास्क पहना हुआ था बच्चों की आत्माओं को अब भी माइक को मारने के लिए उकसा रहा था जो एनिमल रोबोट्स में कैद थी। वो माइक से कहता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे भाई को अगवा करके मारा था, अब तुम्हें भी वैसे ही मारूंगा। मगर तभी उधर वेनिस आ जाती है जिसने आकर एबी को बचा लिया था और अपने डैड को उधर ही रुक जाने का बोलती है और कहती है नो डैड, अब मैं आपको कोई भी गलत काम करने नहीं दूंगी। यहाँ पर अब सही कहानी सामने आती है कि वेनिसा ही थी जो शुरू से अब तक हर काम में अपने डैड का साथ दे रही थी। उसके डैड लोगों को मारती और वेनिसा इस सच को छुपा कर रखा करती थी। अब वेनिसा ने जब अपने डैड पर बंदूक कर ली थी मगर उसके डैड उसे भी मार गिराते हैं। माइक जो जख्मी था वो एबी से कहता है कि तुम्हारे दोस्त इस आदमी के इशारों पर चलते हैं, उन्हें समझाओ कि इस आदमी ने उनका खून किया था और आज तक उनकी आत्माओं को अपने कंट्रोल में करके गलत काम करवाता है, तुम उन्हें समझा सकती हो। ये सुनकर एबी अब एक ड्राइंग बनाती है और उसे एक दीवार पर लगा देती है। उसमें एबी ने बनाया कि एक येलो रैबिट है और वो मासूम बच्चों को मार रहा है। ये ड्राइंग देखकर उन बच्चों की आत्माओं को सब कुछ याद आ जाता है। सभी आत्माओं ने वेनिसा के डैड पर हमला कर दिया था और उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। माइक भी एबी और जख्मी वेनिसा को बाहर ले आया था। माइक अपनी जिंदगी में खुश था, एबी ने भी अपनी आदतों को बदल दिया था।
वेनिसा जो कि हॉस्पिटल में दाखिल थी वो अब कोमा में थी और जल्दी ठीक होने वाली थी। हमें एक बार फिर से पार्क दिखाया जाता है जहाँ पर अब भी वेनिसा के डैड जख्मी थे और अधमरी हालत में थे। उनके पास उसी बच्चे की आत्मा आती है जिसने माइक और एबी से बात की थी। वो बच्चा उसी हालत में वेनिसा के डैड को उस अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। बाहर फिर हम एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जिसके पास एक टॉय खिलौना था जो अचानक से जिंदा हो जाता है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।